लोक व्यवहार अध्याय 20। जब फिल्मों में हो सकता है तो हकीकत में क्यों नहीं। कुछ साल पहले फिलाडेल्फिया के अखबार इवनिंग बुलेटिन के विरोध में एक दुखदाई अफवाह फैलाई जा रही थी। विज्ञापन देने वाले को सचेत किया जा रहा था कि पाठक इस अखबार में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें ढेरों विज्ञापन होते हैं, पढ़ने की सामग्री नाम मात्र ही होती है। इस अफवाह को तुरंत रोकने की आवश्यकता थी, लेकिन यह कैसे? अखबार ने अफवाह का जवाब इस प्रकार दिया। इवनिंग बुलेटिन ने एक दिन के अखबार में सभी प्रकार की खबरों को काटकर उनका वर्गीकरण किया तथा उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस किताब का नाम रखा वन डे। 307 पेज की किताब हार्ड कवर पुस्तक की तरह लग रही थी। इसे एक पुस्तक के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत कुछ डॉलर नहीं बल्कि कुछ सेंट थी। इस पुस्तक से यह तथ्य सामने आया कि बुलेटिन अपने पाठकों के लिए बेहद रोचक जानकारियां छापता है। इससे तथ्य अधिक रोचकता से तथा अधिक प्रभावी ढंग से पाठकों के सामने आए। कोड़ी या खोखली बातें बुलेटिन की साख को इतनी अच्छी तरह से कभी नहीं बचा सकती थी। इस नाटकीयता के दौर में सच कहना ही काफ़ी नहीं है। यह जमाना तो शोमैनशिप का है। यह सब टीवी में, फिल्मों में होता है। लोग ऐसा ही आकर्षण वास्तविक जीवन में चाहते हैं। विंडो डिस्प्ले के विशेषज्ञ नाटकीयता की इस अद्भुत शक्ति को भली भांति जानते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार नई चूहामार कंपनी के निर्माता ने अपने डीलर्स को विंडो डिस्प्ले के सामान के साथ 2 जिंदा चूहे भी दिए। जिस हफ्ते जिंदा चूहों को शोकेस में रखा गया, बिक्री कई गुना बढ़ गई। आप टीवी विज्ञापनों की नाटकीयता से परिचित हैं। एक बार फुर्सत से टेलीविज़न के सामने बैठकर देखिए कि किस प्रकार कंपनियां सामान को बेचने के लिए नई नई तरीके अपनाती है। साबुन का एक मामूली सा ब्रांड मैली कुचली कमीज को भी नई कर देता है, जबकि दूसरे ब्रांड की सफाई में पीलापन रह जाता है। जो लोग सामान खरीद रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी होती है। दर्शकों के समक्ष उस उत्पाद के गुणों का बखान बड़ी नाटकीयता से किया जाता है। यही नाटक लोगों को सामान खरीदने के लिए उत्साहित करता है। हम अपने विचारों को बिजनेस या जीवन के किसी दूसरे पक्ष में नाटकीयता के साथ पेश कर सकते हैं। यह तरीका काफी सरल है। जिम, जो कि एक कुशल सेल्समैन है, वे अपना अनुभव इस प्रकार बताते हैं। पिछले हफ्ते मैं अपने पड़ोस के एक ग्रोसरी शॉप पर गया। मैंने देखा कि दुकान का मालिक चेकआउट काउंटर पर 2 कैश रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा था। वे पुराने हो चुके थे। मैंने मालिक से कहा, हर बार ग्राहक को डील करते हुए आप कुछ सिक्के गिरा देते हैं। मैंने भी कुछ सिक्के सचमुच जमीन पर गिरा दिए थे। मालिक मेरी बात को ध्यान से सुनने लगा। मैं केवल शब्दों से ही उसके मन में दिलचस्पी जागृत कर सकता था, लेकिन फर्श पर सिक्कों के गिरने की आवाज़ ने पूर्णतया उसे मेरे वश में कर लिया। आखिर मैंने उससे सारी पुरानी मशीनें बदलने का ऑर्डर ले लिया। यह तकनीक घरेलू जीवन में कारगर साबित होती है। पुराने जमाने में प्रेमी प्रेमिका से प्यार का इजहार केवल शब्दों से नहीं करता था, बल्कि जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता था। प्रेमी को यही भावनाएं देखकर प्रेमिका भी पिघल जाती थी और हाँ कर देती थी। नई जमाने में प्रेम का इजहार करते समय प्रेमी घुटनों के बल नहीं बैठता, परंतु वह माहौल को रोमांटिक बनाता ही है, जिससे प्रेमिका उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। नाटकीयता से पेश आने पर बच्चे भी आपकी बात आसानी से मान जाते हैं। बर्मिंघम अलाबामा के जेबी फैट जूनियर को बच्चे की ओर से कुछ समस्या आ रही थी। उनका 5 वर्षीय पुत्र तथा 3 वर्षीय पुत्री अपने खिलौने फर्श पर ही छोड़ देते थे। उन्होंने एक ट्रेन बनाई। कैप्टन कैसी जोन्स 3 पहियों की साइकिल पर इंजीनियर बन गए। जेनेट का वैगन जुड़ा हुआ था। शाम को वह कोयले वैगन में रख देती थी और उसका भाई उसे पूरे कमरे में चक्कर लगवाता था। कमरा साफ रहने लगा, बिना किसी डर, लेक्चर या धमकी के। मिसावाका इंडियाना की मैरी कैथरीन वुल्फ को अपनी नौकरी में कुछ दिक्कतें आ रही थीं। उसने अपने बॉस से बातचीत करने का निर्णय लिया। सोमवार सुबह बॉस से अपॉइंटमेंट करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने कह दिया कि बॉस के पास अभी समय नहीं है। उसे और किसी दिन सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करना चाहिए। सेक्रेटरी ने यही कहा कि बॉस का शेड्यूल अभी बहुत व्यस्त है, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगी कि वह उनसे मिल सके। आगे की कहानी मिस वुल्फ ने इस प्रकार बताई। पूरे हफ्ते उस सेक्रेटरी का जवाब नहीं मिला। जब भी जानने की कोशिश करती थी तो वह कोई न कोई कारण बता देती कि बॉस क्यों नहीं मिल सकते। शुक्रवार भी आ गया और कोई जवाब नहीं मिल सका। मैं हर हाल में वीकेंड से पहले बॉस से समस्याओं के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्या करूं कि वे मुझसे मिलने के लिए राजी हो जाए। मैंने बॉस को एक औपचारिक पत्र लिखा। पत्र में मैंने लिखा कि मैं उनकी व्यस्तता से परिचित हूं, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना है। पत्र में खुद का पता लिखा, लिफाफा भी रख दिया जिसमें एक फॉर्म भी रखा था जिसे वे सेक्रेटरी से भी भरवा सकते थे। फॉर्म में मैंने लिखा था, मिस वुल्फ, मैं आपको इतने बजे
इतने मिनट का समय देता हूँ। पत्र को मैंने 11 बजे बॉस के पास भिजवाया और 2 बजे के करीब मैंने अपना मेल बॉक्स देखा। उसमें वह पता लिखा लिफाफा भी था। उन्होंने खुद ही उस फॉर्म को भरा था जिसे सूचित किया गया कि मैं उसी दोपहर को उनसे मिल सकती थी। मेरे पास 10 मिनट का समय था। मैं उनसे मिली तो हमने 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक समस्याओं का अवलोकन किया तथा उन्हें सुलझाया। यदि मैंने पूरी नाटकीयता से यह न जताया होता कि मैं सही में उनसे मिलना चाहती हूँ तो मैं अपॉइंटमेंट का इंतजार ही कर रही होती। जेम्स की फर्म ने कोल्ड क्रीम के एक उच्चतम ब्रांड का वृहद अध्ययन किया था। उनको एक लंबी मार्केट रिपोर्ट देनी थी। इस व्यवसाय में प्रतियोगिता के विषय में सारे तथ्य तुरंत चाहिए थे। संभावित ग्राहक विज्ञापन जगत का एक बड़ा घाघ भयानक व्यक्ति था, मिस्टर वाइटन ने बताया। मैं उस व्यक्ति से पहली बार मिलने गया। हम शोध की तकनीकों पर निरर्थक बहस में घंटों उलझे रहे। न वो हार मानने को तैयार था और न मैं। उसने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की और मैं खुद को सही साबित करने में लगा रहा। जीत मेरी हुई। मैं काफ़ी खुश था, लेकिन साक्षात्कार का सारा समय निरर्थक बातों में बर्बाद हो गया था और मुझे अपने उद्देश्य में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। दूसरी मुलाकात में मैंने आंकड़ों के बारे में बात नहीं की, बल्कि तथ्यों को बड़े नाटकीय ढंग से पेश किया। जब मैं उसके ऑफिस में प्रवेश किया तो वह फ़ोन पर बातें करने में व्यस्त था। मैंने अपने सूटकेस से कोल्ड क्रीम के 32 डब्बे निकालकर उसकी बड़े सी मेज पर रख दिए। ज़्यादातर कंपनियों के बारे में वह जानता था, क्योंकि सारी कंपनियां उसकी व्यावसायिक प्रतिद्वंदी थीं। प्रत्येक डिब्बे पर एक टैग लगा दिया जिस पर हमारे सर्वे के परिणाम लिखे थे। हर टैग पर लिखी कहानी को मैं नाटकीय अंदाज में कहता गया। उसके बाद क्या हुआ? अब बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। तरीका एकदम अलग और नया था। उसने हर शीशे पर लगे टैग को पढ़ डाला। उसके बाद बातचीत प्रारंभ हो गई। उसने मुझे कुछ प्रश्न पूछे। मैं समझ गया कि उसने मेरी बातों में दिलचस्पी है। पहले उसने मेरे सामने शर्त रखी कि सारे तथ्यों को 10 मिनट में स्पष्ट कर दूं, लेकिन अब समय का पता ही नहीं चला और हम 1.5 घंटों तक बातें करते रहे। इस बार भी मैंने वही तथ्य प्रस्तुत किए थे जो पहली बार किए गए थे, लेकिन इस बार प्रस्तुत करने का तरीका थोड़ा नाटकीय था। मैंने शोमैनशिप का सहारा लिया और फर्क आपकी आंखों के सामने है। लोक व्यवहार अध्याय 21। जब काम न बने तो ऐसा करे। चार्ल्स शवाब की मिल का एक मैनेजर था जिसकी मिल में मजदूर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। शवाब ने मैनेजर से पूछ लिया कि आप जैसे कुशल तथा योग्य मैनेजर होने के बावजूद मिल में पर्याप्त उत्पादन क्यों नहीं हो पा रहा है? मैनेजर ने निराश होकर जवाब दिया, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने मजदूरों को समझाया, प्रोत्साहित किया, हर तरह का लालच दिया, धमकाया भी, यहाँ तक कि नौकरी से निकालने का डर भी दिखाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे पर्याप्त उत्पादन कर ही नहीं पा रहे हैं। यह चर्चा शाम को हो रही थी और रात वाले शिफ्ट काम पर आने वाले थे। शवाब ने मैनेजर से एक चौक लाने के लिए कहा। उसके बाद वहीं खड़े मजदूर से पूछा, आज तुम्हारी शिफ्ट ने कितने हिट्स पूरी की है? 6। मजदूर ने जवाब दिया। शवाब ने चौक से जमीन पर बड़े अक्षर में 6 लिखा और चलते बने। रात वाली शिफ्ट के मजदूर आते ही बोले कि इस 6 का क्या मतलब? दिन की शिफ्ट वाले मजदूर ने बताया, आज हमारे बड़े बॉस आए थे। उन्होंने पूछा कि हमें कितनी हिट्स की, तो बता दिया कि 6। उन्होंने यही 6 नंबर जमीन पर लिख दिया। सुबह सबने देखा कि रात की शिफ्ट वाले मजदूर ने 6 को मिटाकर 7 कर दिया था। जब सुबह की शिफ्ट वाले आए तो देखा फर्श पर 7 लिखा था। अच्छा, तो रात की शिफ्ट वाले समझते हैं कि हमसे ज़्यादा योग्य हैं। लगता है उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सारा दिन उन्होंने जोश से काम किया और शाम होने पर जाते समय बड़े अक्षरों में 10 लिख दिया। काम ने एकदम तेजी पकड़ ली। कुछ समय पूर्व जिस मिल का उत्पादन कम था, उनमें अचानक इतनी तेजी कहाँ से आ गई? आप क्या सीख सकते हैं इस घटना से? शवाब ही इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। अच्छा काम करवाने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करना। यहाँ मेरा मतलब केवल पैसे कमाने वाली घटिया प्रतियोगिता से नहीं, बल्कि श्रेष्ठतम काम करवाने की अभिलाषा से है। श्रेष्ठतम होने की अभिलाषा। चुनौतियाँ उत्साही लोगों को प्रेरित करने का सबसे कारगर तरीका है। थियोडोर रूजवेल्ट कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने होते यदि उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया होता। क्यूबा से वापस लौटने के पश्चात न्यूयॉर्क के गवर्नर पद का उम्मीदवार बना दिया गया। किसी तरह विपक्षी पार्टी को पता चल गया कि वे इस राज्य के वैध नागरिक नहीं हैं। रूजवेल्ट घबरा गए और नाम वापस लेने की सोचने लगे, लेकिन तभी न्यूयॉर्क के अमेरिका सेनेटर थॉमस किलिनर प्लेट ने उनके सामने एक चुनौती रख दी। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, मुझे लगता है सान जुआन हिल का हीरो डरपोक तथा कमजोर है। रूजवेल्ट ने मैदान नहीं छोड़ा और बाकी इतिहास गवाह है। एक चुनौती ने उनकी जिंदगी बदल डाली। उनके देश के भविष्य पर भी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। प्राचीन ग्रीस में किंग्स गार्ड का आदर्श वाक्य था,
डर सभी को लगता है, लेकिन बहादुर लोग डर एक तरफ रखकर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार मर भी जाते हैं, लेकिन जीत हमेशा बहादुरों की ही होती है। और इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि कोई अपने डर पर विजय हासिल कर ले। अल स्मिथ जब न्यूयॉर्क के गवर्नर थे, तब उन्होंने भी चुनौतियां देने की सोची। उस समय की सबसे कुख्यात जेल सिंग सिंग में कोई वार्डन न था। जेल के बारे में कई अफवाहें थी। उसी सिंग सिंग जेल के लिए स्मिथ को एक दमदार व्यक्ति की वार्डन के रूप में आवश्यकता थी, लेकिन कौन? उन्होंने न्यू हैम्पटन के लुइस आर लॉज को बुलवाया। उन्होंने लुइस से पूछा, सिंग सिंग का वार्डन बनने के बारे में आपका क्या विचार है? वहाँ किसी कुशल व अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। लुइस तो वह सुनकर भौचक्का रह गया। वह सिंग सिंग के खतरों से वाकिफ था। यह एक राजनीतिक अपॉइंटमेंट था तथा पूरी तरह राजनेता पर निर्भर करता था। कितने ही वार्डन आए और चले गए। एक वार्डन तो केवल 2-3 हफ्ते ही रुका। वह अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित था, शायद खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। स्मिथ समझ गया कि वह झिझक रहा था। वह कुर्सी पर आराम से टिका रहा, फिर बोला, मैं समझता हूँ तुम्हारे डर की वजह क्या है। वाकई काम बहुत कठिन है। काम करने वाले का दमदार होना तथा निडर होना जरूरी है। चुनौती भरे शब्दों को सुनकर लुइस वहां गया, अपने समय का सबसे प्रसिद्ध वार्डन बन गया। पुस्तक 20,000 ईयर इन सिंग सिंग की लाखों कॉपियां बिकी। उनकी रेडियो वार्ता तथा जेल के जीवन कहानियों की दर्जनों फिल्में की प्रेरणा दी। अपराधियों के मानवीकरण के नए अभ्यास जेल सुधार के क्षेत्र में चमत्कारी साबित हुए। महान फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी के संस्थापक हार्वे एस फायरस्टोन ने कहा, मेरा मानना है कि केवल अच्छी तनख्वाह पर अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रखा जा सकता। मेरे अनुसार असली आकर्षण तो काम की प्रकृति है। कैल्विन कूलिज के राष्ट्रपति पद के दौरान मेरा एक मित्र व्हाइट हाउस में मेहमान बन गया। वह राष्ट्रपति के प्राइवेट ऑफिस में प्रवेश करने वाला था। उसने सुना कि कूलिज अपने सेक्रेटरी की प्रशंसा कर रहे थे। आज तुमने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नाप तोलकर बोलने वाले राष्ट्रपति ने पहले कभी किसी सेक्रेटरी की इतनी अधिक प्रशंसा नहीं की थी। तारीफ सुनकर सेक्रेटरी शर्मा गई, क्योंकि उसके लिए यह एकदम अनपेक्षित बात थी। फिर कूलिज कहने लगा, खुशी से ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई और बात कहनी है। तुम्हारे पत्रों में विराम चिन्ह की बहुत गलतियां होती है। मैं चाहता हूं कि ये गलतियां न किया करो। उन्होंने ज़्यादा ही स्पष्ट शब्दों में बात की थी, लेकिन उनका मनोविज्ञान शानदार था। यदि पहले हम अपनी अच्छाइयों की तारीफ सुन लेते हैं, तो फिर बुराई सुनना बहुत आसान हो जाता है। दाढ़ी बनाने से पहले नाई भी तो साबुन मलता है। बिल्कुल यही तरीका मैकिनले ने साल 1896 के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते समय आजमाया था। विख्यात रिपब्लिकन नेता ने एक चुनावी भाषण तैयार किया, जो उसके अनुसार सिसरो, डेनियल वेबस्टर एवं पैट्रिक हेनरी के भाषण से कई गुना बेहतर था। उस व्यक्ति ने पूरी गर्मजोशी के साथ अपने भाषण को मैकिनले के समक्ष पढ़कर सुनाया। भाषण में कुछ अच्छी बातें तो जरूर थी, लेकिन उस मौके के हिसाब से उचित नहीं था। मैकिनले उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं तो कहना ही था। इसीलिए उन्होंने कूटनीति से काम किया। मेरे प्रिय मित्र, वाकई यह बहुत शानदार भाषण है। शायद ही कोई इतना अच्छा लिख सके। दूसरे मौक़ों के लिए यह एक उचित भाषण होता, लेकिन शायद इस मौके के लिए नहीं है। आप एक कष्ट करें कि इस भाषण को मेरे द्वारा सुझाए गए तरीके से दोबारा लिखकर इसकी एक प्रति मुझे भिजवा दे। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। मैकिनले के मार्गदर्शन एवं संशोधन अमल करके उसने दोबारा भाषण लिखा और फिर वह अभियान का प्रभावी एवं कुशल वक्ता बन गया।